जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे प्रमोद सिंह सर हैं। प्रमोद सिंह जी डायरेक्टर एज आईएएस, मैंने भी इनकी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, व्यक्तित्व बहुत जबरदस्त इस मार्केट में जहां सब मतलब क्या बताएं, उन सबके अंदर सबसे जिसे कहते हैं अच्छी पर्सनैलिटी। और सर से रिक्वेस्ट की कि सर आज हमारे को यूपीएससी लेवल पर समझाने की कोशिश कीजिए कि अल्टीमेटली ये G7 मीट और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपस में क्या लेना देना है, क्या लिंक है। तो सर सबसे पहले हम शुरू करेंगे G7 मीटिंग जो अभी इटली के अंदर हो रही है और जॉर्जिया मेलोनी के फेज में वो प्रेसिडेंसी के अंदर, और उससे भी बड़ी बात एक राइट विंग लीडर की प्रेसिडेंसी में। सर G7 वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप माना जाता है इस वक्त। और जहां तक G7 की लीडरशिप की बात है, तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो लीडरशिप है और वहां की जो लीडरशिप है, एक बहुत ही स्ट्रांग एक पर्सनल कनेक्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है इटली की, शी वाज द फर्स्ट वन टू कंग्रेचुलेट आवर प्राइम मिनिस्टर। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर एक ऐसी प्रतिभा है कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप वो मेंटेन करते हैं, और उस रिलेशनशिप का फायदा हमारे ट्रेड को, इकोनॉमी को मिल सकता है। ना इकोनॉमी की जहां तक बात होती है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा मैं हल्का सा आइडिया आपके दर्शकों को देना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट का शुरुआत 2018 में हुई थी, जहां पे एक कॉन्सेप्ट पेपर आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसमें कि भी हमको 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हमारा उद्देश्य था। नाउ दैट टारगेट वाज लिटिल डिरेल्ड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। आपको भी पता है, इकोनॉमी एक लंबे 2-3 साल का एक फेज था जिसमें इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो गई थी। तो अभी बट ये इकोनॉमी जो है रिवाइव हुई है, और रिवाइवल का एक सबसे अच्छा इंडिकेशन है 9%, 7%, और जो रिसेंट है 8.2%। अब उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ को, मोमेंटम को मेंटेन कर सकता है। अगर आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी अभी 8% से ग्रो की है, 8.2%, जो भी रिसेंट डेटा आया है एनएसओ का। लास्ट ईयर 7.1 था। अगर ग्लोबली जो है जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर रहती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी 1% एक्स्ट्रा ग्रो कर पाती। सो इन दैट रिगार्ड हमारी जो टारगेट्स थे वो शायद हम 25 तक ही मीट कर पाते। अभी जनवरी में सरकार का ये आया कि भी अगले 3 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएंगे। तो एक्सटर्नल सेक्टर पे जैसे अभी चैलेंजेस क्या क्या है जियोपॉलिटिक्स में, यूक्रेन रशिया का जो कंस्ट्रेंट अभी भी चल रहा है, जो लास्ट G7 समिट में उसकी बहुत चर्चा हुई थी। करंट लेवल पर ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो इशू है, उसकी वजह से एक एक्सटर्नल फैक्टर्स में ऑयल प्राइसेस हो गए, साथ साथ जो है एक स्लो डाउन आ जाता है ग्लोबली, जो है एक्सपोर्ट मार्केट्स गेट्स इम्पैक्टेड। तो ये सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को हिट करता है। अगर हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा फैक्टर एक्सपोर्ट इकोनॉमी का रहता है, जिसमें इंडिया रिलेटिवली और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। और उसका एक मेन रीजन है बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। अब जब ऐसे फैक्टर आते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉर्ज रिलेशंस विद द कंट्रीज, जैसे आपके G7 ग्रुप्स हैं, इनसे हम अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर पाए, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और मूव कर पाए, विच इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो अगले 3 साल का लक्ष्य है, वो हम मीट कर पाए। मुझे मेरा पर्सनली ये मानना है कि 3 साल से पहले हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकते हैं। और अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई इंडियन इकोनॉमी गोल्डी लॉक फेज में जा रही है ना। गोल्डी लॉक फेज क्या होता है? गोल्डी लॉक फेज ऐसा फेज होता है जहां चीजें स्टेबल रहती हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 7 ईयर। तो 2030 तक इकोनॉमी जो है हमारी एक स्टेबल रहेगी, इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल रहेगा। 6.5 to 7% मिनिमम एक्सपेक्टेड है, ये एक गोल्डी लॉक फेज का है। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी रहती है, जो कि G7 जैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं ग्लोबल इश्यूज का सोल्यूशन के फॉर्म में। तो इन दैट सिचुएशन वी विल डेफिनेटली डू बेटर, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद इन द टारगेट रेंज में हम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके दर्शकों को एक और बात बताऊं, 2030 तक हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो नेक्स्ट टारगेट है। वॉइस वॉइस सर मेरे इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या $7 ट्रिलियन इकोनॉमी या $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तब
जज मतलब तब गेस कर पाते हैं या तब एक तरीके से टारगेट फिक्स करते हैं जब हम ये मानकर चलते हैं कि उस टाइम पीरियड तक हमारी इकोनॉमी जो है इसी पेस से ग्रो करेगी। बिल्कुल जी सही। जी लेकिन हम ये भी अभी आपने बताया कि अगर वर्ल्ड यानी जियो पॉलिटिकल सिनारियो स्टेबल रहता है जैसा आज का है, उस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी को 1% का परसेंटेज का बूस्ट मिलता है या उसको प्लस पॉइंट मिलता है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या हम इसमें चाइना के एक फैक्टर को इग्नोर करते हैं जिसमें चाइना के ऊपर आज भी हमारी जो इकोनॉमी है वो अलग अलग पार्ट्स में डिपेंडेंट है, जैसे चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई हो गया, चाहे इंग्रेडिएंट सप्लाई हो गया, चाहे जो छोटे छोटे कल पुर्जे हो गए, इवन हैवी मशीनरी सप्लाई हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी अभी भी चाइना के ऊपर, चाइना की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली जिसे कहते हैं डिपेंडेंट है। वहीं दूसरा चाइना जो है उसे अगर हम देखें तो चाइना एक वॉर की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वो वार है ताइवान के साथ, और वो वार है साउथ चाइना सी में। जो साउथ चाइना सी है, हो सकता है उसका पानी हमें लाल दिखाई दे अगले कुछ टाइम के अंदर, और इतना एक जिसे कहते हैं ना ब्रूटल वॉर होगा या इतना बड़ा वॉर होगा कि मतलब बिल्कुल तबाही मची हुई होगी, क्योंकि सारी पावर्स वहां जाकर इकट्ठा हो रही है। यूक्रेन को तो हम भूल जाएं। दूसरी चीज, रशिया और यूरोप भी आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी ने तो अपने सोल्जर्स को मतलब हम अपने घर में अपने कंट्री में डिक्लेयर कर दिया है कि वॉर लाइक प्रिपरेशन, वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। राशनिंग से लेकर छुपने के तरीकों से लेकर सब चीजों में प्रिपेयर हो जाओ। फ्रांस ने भी अपने सोल्जर्स जो हैं वो यूक्रेन भेजना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को कह दिया है कि आप डायरेक्ट जो है रशिया के इंटरनल जो लैंड्स हैं उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, और यूक्रेन ने मॉस्को पर हमला करना शुरू भी कर दिया है। और बदले में रशिया ने अपना जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो क्यूबा ले जाके खड़ी कर दी है। सर, जो ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ द सुपर पावर्स, मेनली पावर्स एंड सुपर पावर्स, अगर देखी जाए तो वो एक वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही है। अगर मैं वर्ल्ड वॉर को नहीं मानता, चलिए ठीक है, हम नहीं मानते कि भी वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन कम से कम एक टेंस सिचुएशंस तो है। ऐसे में सारे क्राइसिस एकदम से बढ़ेंगे। अभी तक तो हम कैसे भी करके रशिया से कुछ ना कुछ ऑयल वगैरह मंगवा लेते थे। अगर साउथ चाइना सी ही जलने लगेगा तो उस ऑयल की सप्लाई भी पता नहीं कहां से कहां जाएगी, उस गैस की सप्लाई कहां से कहां जाएगी, सब कुछ जलने लगेगा, तबाही मचेगी, बर्बादी मचेगी। ऐसे में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख पाएंगे? सर, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो समय बताएगा। जहां तक मेरा मानना है कि अगर हम पिछले 2-3 साल की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी अपनी इंडियन इकोनॉमी की देखते हैं, तो 8.2%, 7%, 9%, ये सारे इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के फेज में हुए हैं। और जो अभी प्रेडिक्शन आया है गोल्डीलॉक फेज का, वो इस प्रेडिक्शन उस सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि इन स्पाइट ऑफ द कंस्ट्रेंट इंडियन इकोनॉमी विल डू वेल, बिकॉज हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग है, जो ही इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जा सकते हैं। अब जहां तक एक्सटर्नल सेक्टर की बात है, जो आपके दो सवाल है, पहला सवाल है कि भाई चाइना पे हमारी इतनी स्ट्रांग डिपेंडेंसी है, और दूसरा सवाल है कि भाई जो ये यूरोप, रशिया, यूक्रेन, ये जो पूरा चैलेंजेस अभी भी चल रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना के साथ हमारे इश्यू तो बहुत पुराने हैं। 2020 में गलवान हुआ था, उससे पहले एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हुई थी, फिर एक कह लीजिए कि चाइनीज प्रोडक्ट्स पे या कंपनीज पर हमने रोक लगाने की कोशिश करी। बट आज भी हमारी डिपेंडेंसी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और वो डिपेंडेंसी बहुत शॉर्ट टर्म में जाने वाली नहीं है। अ वेरी गुड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे हम वर्ल्ड के जो टॉप जेनरिक मेडिसिन, वर्ल्ड जो है इंडिया वर्ल्ड को जो है जेनरिक मेडिसिन का सप्लाई देता है, तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें जो बल्क ड्रग है, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो इंडिया आज से 2 दशक पहले बनाता था, और अब वो पूरा पूरा चाइना से इंपोर्ट होता है। अब इस डायरेक्शन में पिछले 5 साल में सरकार ने काम स्टार्ट कर दिया है, एंड आई पर्सनली फील दैट धीरे धीरे हमको चाइना से डिसएंगेज करना होगा, स्पेशली जहां पे हमारी डिपेंडेंसी है। लेकिन आप चाइना के पर्सपेक्टिव से सोचिए, एक चाइनीज इकोनॉमी इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है,
वहां पर हाउसिंग क्राइसिस हो रखा है, उनका डेट ऑल टाइम हाई है। तो ये सब जो बंदर घुड़कियां चाइना कर रहा है दुनिया भर में, जहां जहां वो कर रहा है, इट इज मेनली टू मेक श्योर कि वो अट्रैक्शन मेंटेन रहे। अगर मैं साउथ चाइना सी की बात करता हूँ, या फिर वहां पर आपके स्प्राटली, पैरासेल आइलैंड्स, और यहाँ पे जो चैलेंजेस चल रहे हैं, वियतनाम से, फिलीपींस से, उसकी जो स्कर्मिशेस, जो लड़ाइयां चल रही हैं, तो ये तो बहुत पहले से चल रही हैं। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का आया था कि भी ये सारा एरिया जो है हम लोग इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से फॉलो करेंगे, यून जिसको बोलते हैं। लेकिन चाइना किसी चीज को मानता नहीं है। तो डेफिनेटली ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक जो है ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। बट मेरा फिर भी मानना है, और ताइवान का जहां तक मुद्दा है, वो इशू मुद्दे में रहेगा, लेकिन कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप से चाइना बचेगा, बिकॉज फिर चाइना को उसका रिपोर्टेशन बहुत हैवी लेवल पे बियर करना पड़ेगा। कोई भी इकोनॉमीज जो है आपस के कॉन्फ्लिक्ट को वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, ताकि वो एक वर्चस्व की जो लड़ाई है उसका रास्ता बना रहे, एंड कोई उसमें से स्ट्रांग बनता है एक टाइम पे, दैट कैन कैपिटलाइज ऑन दैट। तो वॉर लाइक सिचुएशन की संभावना हमेशा रहेगी, और वो किसी भी पार्ट ऑफ वो साउथ चाइना सी में हो सकता है, या इंटरनेशनल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करने को हो सकता है, या उस पर वर्चस्व की बात हो सकती है, या रशिया वाला इशू हो सकता है। ग्लोबल लेवल पर इसका एस्केलेशन मुझे लगता है और होने की संभावना कम है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट हर जगह कंसर्न है, जॉब हर जगह कंसर्न है, तो उस पर उनका डोमेस्टिक फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक्सटर्नल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हमारी जो डिपेंडेंसी चाइना पर है इसको रिप्लेस करने के लिए या उसको कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है, ताकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो उसी पे है ना, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो ये स्टार्टअप इंडिया तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मेक इन इंडिया जो है वो थोड़ा सा मतलब अपोजिशन जिस तरीके से मजाक उड़ा रहा था कि वो इंजन रुक चुका है, वो शेर जो है वो टूट चुका है, गिरारियां खत्म हो चुकी हैं। और चाइना के ऊपर और सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो चाइना से जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। सर उसके बारे में। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए सरकार ने कई स्टेप उठाए हैं, और पिछले 5 सालों में वो स्टेप जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा मेजर, जैसे इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर लेता है, जिस पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अ वेरी गुड एग्जांपल इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का डेवलप होना, या फिर हमारा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो सरकारी एक स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे पीएलआई स्कीम कहते हैं, जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरह का बूस्ट मिल रहा है कि भी आप इंडिया में प्रोड्यूस करिए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मेक इन इंडिया एक जो है एक स्कीम है जो बहुत सक्सेस नहीं है। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, जिसका आउटकम डेकेड्स में आएगा, एक डेकेड ऑलमोस्ट होने वाला है। लेकिन मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना हुआ, या फिर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना हुआ, इसके डायरेक्शन में ऑलरेडी काम हो रहा है। लेकिन उसके कुछ पिलर्स हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को प्राइमरी फंडामेंटल्स पे काम करना है, जिसपे इंडिया अभी काम कर रहा है। अब वन बिग एरिया इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का डेवलप होता है तो मैन्युफैक्चरिंग, भाई कंपनीज जो है वो चाइना छोड़ के वियतनाम जा रही हैं, वो बाकी कंट्रीज में जा रही हैं, इंडिया भी आना चाहती हैं, बट इंडिया शुड हैज टू पुट अ वायबल ऑल्टरनेटिव, जिस पर एक जो है हम गवर्नमेंट की कोशिश काफी है और काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो वहां पर पीएलआई स्कीम हो गई, या फिर हम कह लीजिए कि हमारा डोमेस्टिक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुश सरकार कर रही है, या फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पुश कर रही है, तो इनसे जो है मुझे लगता है लॉन्ग रन में फायदा मिलेगा। जहां तक एमएसएमई सेक्टर है भारत का, वो अगर बूस्ट हो पाता है, चाइनीज टॉय पे आप देखिए बहुत डिपेंडेंसी कम हो गई है इस वक्त, इंडियन कंपनीज का बूस्ट हुआ है। आप जाएंगे मार्केट में तो चाइनीज टॉयज पे डिपेंडेंसी कम हो गई। देखिए, चाइना आज भी वर्ल्ड का 28% मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है, यानी विश्व में अगर जो भी ₹100 का सामान बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 28% चाइना से आ रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी, एक देश 200 देशों में एक देश वर्ल्ड का मोर देन 1/4 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है। तो एंगेजमेंट करने में आपने 4 डेकेड लगाए। 1978 में जो है चाइना में रिफॉर्म हुआ था और वहां मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो डिसएंगेजमेंट करने में कम से कम 1-2 डेकेड तो लगेंगे ना। दैट्स अ गुड पॉइंट कि डिसएंगेजमेंट करने में, लेकिन वो जो डेफिशिट है ना सर, वो एक कॉमन मैन का इशू है। उसे इससे मतलब नहीं है कि हम कैसे डेवलप कर रहे हैं कैसे नहीं। हम भी जब क्लास में जाते थे तो बच्चे कई बार क्वेश्चन उठा देते थे, सर मेक इन इंडिया का क्या हुआ, अभी भी आप चाइना से सामान तो मंगा रहे हैं।
और वो उसे मतलब जस्टिफाई वो फिर लास्ट में फिर क्या होता ना कि बातचीत कर रहे हो तो सामने